Hello students, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey. Today's topic is from literature, A Dust of Snow, Fire and Ice and A Letter to God. Without wasting time, let's start. आज का फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को पत्र। देखिए यह एक अद्भुत कहानी है, एक ऐसी कहानी, एक ऐसे ईश्वर में विश्वास की कहानी जो कि अन्यत्र शायद ही संभव हो। लेंचो एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जिसका फसल बर्बाद हो जाता है तो चूंकि उसका घर पूरे उस वैली में एक लौता घर रहता है, तो वह सोचता है कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और भगवान से हेल्प में मांगूंगा, और भगवान को एक पत्र लिखता भी है और लिख करके जाता है पोस्ट ऑफिस में, डाल भी देता है। चिट्ठी में वो क्या लिखता है कि हे भगवान मुझे हेल्प कीजिए, मुझे 100 पेसो भेज दीजिए, नहीं तो मैं और मेरा पूरा परिवार सालों भर भूखे रह जाएगा। वहाँ क्या होता है कि पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, उस पर एड्रेस में लिखा है टू गॉड, बहुत सरप्राइज होता है, हंसता है और जाकर के पोस्ट मास्टर को देता है। अन्य लोग भी उसे पढ़ते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर अचानक सीरियस हो जाता है, सोचता है कि अरे यह आदमी कैसा है, इसका विश्वास कैसा है ईश्वर के प्रति। सोचता है कि इस पत्र का हम जवाब दे दें। पत्र फाड़ता है, देखता है, लेकिन उसमें तो डिमांड किया गया है 100 पेसोज का। अब वो बहुत हो जाता है। अब क्या करता है कि पैसा अन्य के द्वारा भी और कुछ अपने के द्वारा भी इकट्ठा करता है, लेकिन ही मैनेज ओनली 70 पेसोज। और वो सोचता है कि चलो अब तो 70 पेसोज ही मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, आएगा लेंचो तो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट संडे को लेंचो कुछ अर्ली आ जाता है। जब उसको लिफाफा दिया जाता है, वो पैसा काउंट करता है। पैसा जब देखता है तो वो रत्ती भर सरप्राइज नहीं होता है। ये पोस्ट ऑफिस के लोग सोचे थे कि सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लेंचो का ऐसा विश्वास ही था ईश्वर में। काउंट करता है तो ओनली 70 पेसोज रहता है। ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही राइट्स अ नेक्स्ट लेटर एंड ही डिमांड्स द रिमेनिंग 30 पेसोज, बट ही राइट्स don't send the remaining money from post office because the post office the people of post office are bunch of crooks। वो क्या है, लोग ठग हैं, लोग माने चोर हैं, ऐसा। तो आइए कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ए लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है जीएल फुएंटस के द्वारा। अब जीएल फुएंटस का पूरा नाम क्या है, ग्रिगोरियो लोपेज फुएंटस, जो कि एक मैक्सिकन राइटर है। आप देख सकते हैं कि इसमें पेसो शब्द आया है, जैसे भारत में रुपया आता है, यूके में क्या कहते हैं पाउंड आता है, यूएसए में डॉलर आता है, रूस में रूबल आता है, इटली में लीरा आता है। उसी तरह से यहाँ मैक्सिकन कंट्रीज में पेसो चलता है। तो देखिए लेंचो कौन था, सबसे पहले लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि उसका घर कहाँ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ध्यान रखिएगा, उसका घर कहाँ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। और उसका घर पूरे वैली में, इंटायर वैली में इकलौता सिंगल घर था, ठीक है। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली अ डाउनपुर। उसका जो फसल था उसको एक बारिश की आवश्यकता थी, इसके बाद खूब बढ़िया हो जाता। और क्या हुआ, ये सब भी देखिए, जितना यहाँ मैं पॉइंट लिखा हूँ लगभग 13-14 पॉइंट में लिखा हूँ ना, और 13-14 अगर पॉइंट आप याद कर लिए तो इस लेसन से चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। यह मेरा चैलेंज है, यह मेरा दावा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके हार्वेस्ट को किस चीज की आवश्यकता थी, एक डाउनपोर या एटलीस्ट अ शावर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्लाउड्स किस दिशा से आए, तो क्लाउड जो आए वो नॉर्थ ईस्ट दिशा से आए। यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, जब बारिश होने लगती है, लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है। और क्या कहता है कि बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड अ स्मॉल रेन ड्रॉप्स आर 5। बात आगे समझ में ना, यह भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बड़े जो रेन ड्रॉप्स थे
वर्षा की जो बड़े बूंदे बूंदे थी उसको वो क्या कहता है, छोटी बूंदों को क्या कहता है, तो बड़ी बूंदों को वो कहता है कि ये 10 सेंट पीसेज है और जो छोटे हैं वो 5 सेंट पीसेज है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बारिश आपको पता है कि तुरंत हेल स्टोन्स में चेंज हो जाती हैं, है ना, मतलब वो पत्थर जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पत्थर पड़ने लगा, ओला पड़ने लगा, तो ओला पड़ने लगता है एंड हिज फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। इतना हेल स्टोन्स पड़ता है, इतना पड़ता है कि कुछ ही देर में लगता है कि पूरा नमक से भरा पड़ा है ना, ये पूछता है। इसके बाद कह रहे कि लेंचो सेड, क्या लेंचो, लेंचो दुखित हो जाता है, खेत में चला जाता है, कहता है कि वो इससे ज्यादा तो ये जो लोकस्ट है, जो टिड्डियों का दल है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो टिड्डियों का दल है वो भी इससे ज्यादा छोड़ दी रहती, वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाई रहती, लेकिन अब लेंचो करे तो क्या करे, लेकिन एकमात्र उम्मीद थी, और वो क्या उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, भगवान को चिट्ठी लिखता है और लिख करके ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर देता है, और उस चिट्ठी में लिखता है कि हे भगवान आप मुझे मदद कीजिए, 100 पेसोज भेज दीजिए, नहीं तो मैं और मेरा पूरा परिवार साल भर भूखे रह जाएंगे। ठीक ना, मेल बॉक्स में डाल देता है पोस्टमैन, यहां देखिए पोस्टमैन। चिट्ठी कौन निकालता है, ध्यान दीजिएगा, चिट्ठी जो मेल बॉक्स है पोस्टमैन निकालता है और उसको लेकर के जाता है पोस्ट मास्टर के पास। सब लोग देख करके हंसने लगते हैं और सब लोग हंसते रहते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि पोस्ट मास्टर बिकेम सीरियस टू थिंक ऑफ द फेथ ऑफ लेंचो। लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर के अंदर, वो देख करके सब लोग, माने सब लोग क्या, सबसे ज्यादा कहा जाए कि जो पोस्ट मास्टर है बहुत सीरियस हो जाता है, सोचता है कि काश इस तरह का रहता फेथ अन्य लोगों में भी। ही विद द हेल्प ऑफ अदर्स कलेक्टेड 70 पेसोज एज अ चैरिटी। वो क्या करता है, सोचता है कि चिट्ठी का जवाब दे दिया जाए, हेल्प कर दिया जाए, बहुत अच्छा आदमी रहता है, अपने भी कुछ देता है पैसा, कुछ अन्य लोगों से भी कलेक्ट करता है, लेकिन कितना पैसा वो कलेक्ट कर पाता है, ओनली 70 पेसो वो कलेक्ट कर पाता है। ठीक है, अगले संडे को लेंचो क्या होता है कि कुछ अर्ली आ जाता है और पूछता है कि भाई कोई चिट्ठी आया है भगवान के यहाँ से, तो पोस्ट ऑफिस के लोग उसको देते हैं, वो इन्वेलप फाड़ता है, काउंट करता है पैसा, तो देखता है कि अरे ये तो ओनली 70 पेसोज है, तो क्या होता है, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा जाता है जब पैसा को काउंट करता है। इसके बाद फिर एक चिट्ठी लिखता है और अगले चिट्ठी में क्या कहता है, वह जो रिमेनिंग 30 पेसोज है, बाकी जो 30 पेसोज है उसका वो डिमांड करता है ईश्वर से, और लिखता है कि हे भगवान अब की बार पैसा किससे मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है आर बंच ऑफ क्रक्स, है ना। तो ये था इन अ नटसेल अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसमें जितना मैं ये 14 पॉइंट में लिखा हूं, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं क्वेश्चन आएगा, चाहे सब्जेक्टिव आएगा वो भी इस पर पकड़ाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी पकड़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला लेसन। अब जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है वो है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, और ये दोनों जो लेसन है ये पोएम्स हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा कि मैं बताया कि अमेरिकन पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट हैं, और इनकी जो कविताएं हैं वो जानी जाती है 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग्स के लिए। इनकी कविता को आप अगर ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो भी जो सामान्य आदमी है मतलब वो भी इंजॉय कर सकता है। मतलब हम अगर कहें कि अगर कॉमन मैन है, सामान्य आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भी मजा आएगा, और जो विद्वान आदमी है, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भी बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैव
टू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, दो स्तर की मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो पहला जो हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स धूल होता है, स्नो मीन्स बर्फ, जो बहुत महीन महीन बर्फ का धूल टाइप का जो गिरता है ठंडे मुल्क में, भारत में तो नहीं, भारत में जम्मू कश्मीर में ही उधर ही गिरता है, हम लोग की तरफ तो नहीं गिरता है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक कौवा है, और वो कौवा कहाँ बैठा है, हेमलॉक ट्री पर। देखिए यहाँ जो प्रतीक कवि यूज किया है वह ऐसा प्रतीक है जो कि सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं, चाहे कौवा हो या हेमलॉक ट्री हो। कौवा भी शुभ नहीं माना जाता है, कोई नाइटिंगल तो है नहीं, कोई कक्कू तो है नहीं, और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है वो भी अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे एक अशुभ ओमेन वाले जो चीज हैं, जो कि उसको भी कैसे पॉजिटिव सेंस में यूज किया है, यह बहुत बड़ी खासियत है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक कौवा है, द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। कौवा कहाँ बैठा है, हेमलॉक ट्री पर। और ध्यान दीजिएगा ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आप याद कर लीजिएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर बैठा था। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक कैसा ट्री होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है। द क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है, कवि बैठा है। कवि बहुत उदास है, दुखित है, सोचता है कि आज का दिन तो बर्बाद ही हो गया, है ना, बहुत अपसेट है माइंड उसका। लेकिन जैसे ही कह रहा है कि द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, पोएट के सर पर क्या गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है कौवा। द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। जब तक कि उनके क्या कहते हैं, कवि पर वो डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरा था, उनका माइंड बहुत अपसेट था, बहुत सैड थे। लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट, ऑफ द पोएट, ठीक ना, कवि का जो मन मस्तिष्क है उसको चेंज कर दिया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज द डार्क सॉरोफुल एंड बीटर साइड ऑफ नेचर। ये किस चीज का प्रतीक है, वो प्रतीक है प्रकृति में जो डार्क सॉरोफुल बीटर जो साइड है, जीवन का जो कष्टमय दुखद अंधकारमय जो साइड है जीवन का, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। इसके बाद कह रहा है कि बिफोर फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पहले द पोएट थॉट दैट हिज डे वाज रूइंड। सोच रहा था कि उसका डे जो है, माने रेग्रेट वाला भाव है उसके अंदर, है ना। रूइड मीन्स रेग्रेट, याद रखिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है रूइड मीन्स, तो रूइड मीन्स रेग्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज, तो ये ओमेन का प्रतीक है, ओमेन मीन्स शकुन का। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि इसमें क्रो है, यद्यपि इसमें हेमलॉक ट्री है जो कि एक बहुत ही निगेटिव चीज है, लेकिन मैसेज जो है इस कविता का वो पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है, सकारात्मक है, आशावादिता से भरा हुआ है। और कह रहा है कि इवन ए स्मॉल इंसिडेंट इन आवर लाइफ कैन मेक अ ग्रेट चेंज। हमारे जीवन में एक छोटी से छोटी घटना भी बहुत बड़े चेंज का कारण बन जाती है, सकारात्मक चेंज का कारण बन जाती है। यही जो मेन है, मैसेज है इस कविता का है। एक आदमी है, बहुत अपसेट है, बैठा हुआ है, लेकिन कैसे एक छोटी सी घटना घटती है और उसका मूड फ्रेश हो जाता है, एकदम सकारात्मक हो जाता है, यह इस कविता का है। इसके बाद दूसरी जो कविता है फायर एंड आइस है। फायर मीन्स तो अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो फायर माने आग, आइस माने बर्फ, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं वो प्रतीकात्मक है, चाहे इसकी कोई भी कविता आप लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो लीजिए, फायर एंड आइस लीजिए, या द रोड नॉट टेकन लीजिए, या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग लीजिए, सभी कविताएं इसी तरह की हैं। तो कह रहा है कि फायर स्टैंड्स फॉर
सबसे पहले हम यह जान जाए कि इस कविता में जो फायर है वो किसका मतलब रिप्रेजेंटेशन करती है और आइस किसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है, किसका प्रतीक है। तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लालच, एवराइस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये सब के सब निगेटिव क्वालिटीज हैं, है ना। लालच है, लस्ट है, वासना है। तो ये फायर जो है इन सब चीज का प्रतिनिधित्व कर रही है। और ध्यान दीजिएगा, लालच हो, कामना हो, वासना हो, इसको फायर क्यों कहा है? बहुत फायर, क्योंकि ये सब बढ़ती ही जाती हैं। जितना इसका आप पूर्ति करो उतना ही बढ़ते जाती है। देखिए, महात्मा गांधी का एक कोट मैं यहाँ सेंटेंस कोट करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि यह धरती हम सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो सक्षम है, लेकिन एक भी आदमी की वासना को, जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए काफी नहीं है धरती। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सेम वही अर्थ यहाँ है। इसके बाद कह रहा है कि आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस। जबकि आइस जो है क्रुएल्टी का, इंटॉलरेंस सहिष्णुता नहीं, मतलब असहिष्णुता का, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी नहीं, कोल्डनेस, कोल्डनेस का अर्थ मतलब भावनात्मक रूप से ठंडा हो जाना, आदमी के प्रति उस तरह का कोई स्नेह प्रेम का संबंध ना होना। तो ये सब जो है आइस जो है स्टैंड करता है। नफरत, आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स नफरत। इसके बाद इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखना चाहूंगा, इसको ऐसे मैं कर देना चाहूंगा कि जो ईट आया है कविता में, जो ईट आया है, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के लिए आया है। इसके बाद है देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड। इसमें कभी चर्चा किया है कि कैसे यह दुनिया नष्ट हो जाएगा। तो कहता है कि बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि यह दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी को लगता है कि मुख्य रूप से दो ही आइडियाज हैं, एक की फायर से नष्ट हो जाएगा, दूसरा की आइस से नष्ट हो जाएगा। और फायर किसका प्रतिनिधित्व करता है आप ये भी देख लीजिए, आइस किसका प्रतिनिधित्व करता है यह भी देख लीजिए, ठीक ना। फायर, कह रहा कि फायर जो है डिजायर है, जबकि आइस जो है हेट्रेड है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो फायर फायर जो है वो डिजायर है और आइस जो है वो हेट्रेड है, ठीक ना। इसके बाद थीम की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं कि द थीम ऑफ फायर एंड आइस इज अबाउट, और थीम ही नहीं, यहाँ हम इसको सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। थीम, या अगर सेंट्रल आइडिया भी आ जाए तो यही परीक्षा में लिख देना है। क्या लिख देना है? कि द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम Fire and Ice, written by Robert Frost, an American poet, is about how our feelings like wanting too much, है ना, कितना ज्यादा चाहना, टू मच वांट करना, और हेटिंग अ लॉट, या नफरत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कैन कॉज द वर्ल्ड टू एंड, इससे क्या हो जाएगा? दुनिया समाप्त हो जाएगी। इट इवन सेज डिजायर्स आर लाइक फायर, इस कविता में कहा जा रहा है कि डिजायर्स जो है वो फायर की तरह है, मतलब फायर जो है डिजायर्स का प्रतिनिधित्व कर रही है। एंड हेटिंग अदर्स इज लाइक आइस, और आइस जैसा क्या है? तो हेटिंग, दूसरे से जो नफरत करते हैं, इंटॉलरेंस का भाव रखते हैं, या कोल्डनेस का भाव रखते हैं, रिजिडिटी का भाव रखते हैं, क्रुएल्टी का भाव रखते हैं, ये कैसा है? यह आइस जैसा है, ठीक है। और इन्हीं सब के चलते दीज फीलिंग्स माइट एंड द वर्ल्ड, इन सब से क्या हो जाएगा? दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में 3 लेसन को कवर किए, और ऐसा मतलब हम लोग कवर किए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा एक भी बचेगा नहीं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई सवाल हो इन सब लेसन से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के रूप में डाल भी सकते हैं, ठीक ना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।